नमस्कार दोस्तों, आज की ये स्पेशल रिपोर्ट उस भू राजनीतिक टकराव पर है जिसने संयुक्त राष्ट्र के गलियारों से लेकर सिलिकॉन वैली तक खलबली मचा दी है। दुनिया जिस खबर को सदी की सबसे निर्णायक लड़ाई की शुरुआत है, यह लड़ाई बंदूक, मिसाइल या टैंकों की नहीं है। यह लड़ाई है टेक्नोलॉजी की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, सेमीकंडक्टर चिप्स की, डाटा की और उन क्रिटिकल मिनरल्स की जिनके बिना आधुनिक दुनिया का एक पन्ना भी नहीं पलट सकता। संयुक्त राष्ट्र के भीतर जो हुआ वो किसी औपचारिक प्रस्ताव या वोटिंग तक सीमित नहीं था। असली कहानी उन बंद कमरों में लिखी जा रही थी जहां दुनिया के सबसे बेहतर बताया गया ताकतवर देश एक ही टेबल पर बैठे थे। फाइलें खुली थी, स्क्रीन पर ग्लोबल मैप्स चमक रहे थे और चर्चा इस बात की हो रही थी कि अगले 30 से 40 साल तक दुनिया किस दिशा में चलेगी, किसके पास टेक्नोलॉजी होगी, किसके हाथ में पावर रहेगी और कौन देश में लोगरा पावर के पास में लेता है सिर्फ ग्राहक बनकर रह जाएगा। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले दिल पर हाथ रखकर एक बात कहनी जरूरी है। हम सब भारत की ताकत पर गर्व करते हैं। हम सब चाहते हैं कि दुनिया में तिरंगा और ऊंचा लहराए, लेकिन हकीकत यह है कि जब देश से जुड़ी वीडियो आती है, जब राष्ट्र की बात होती है, जब भारत की जीत की बात होती है, तब वही लोग जो मनोरंजक वीडियो पर लाइक की बारिश कर देते हैं, यहां आते ही चुप हो जाते हैं। आज इस चुप्पी को तोड़िए। अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज दुनिया तक पहुंचे, अगर आप चाहते हैं कि भारत की कूटनीति का दम दुनिया महसूस करे, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट मेरे का जॉब्सन पर हार कीजिए। दोस्तों, दुनिया की समाज दुनिया महसूस करे में दिल से लिखिए भारत माता की जय। ये आपका एक छोटा सा कदम नहीं होगा, ये दुनिया को दिखाई गई आपकी आवाज होगी, आपकी देशभक्ति होगी। उस टेबल पर जापान था, ऑस्ट्रेलिया था, साउथ कोरिया था, यूनाइटेड किंगडम था, नीदरलैंड्स था, इजराइल था, सिंगापुर था, यूएई था, लेकिन एक नाम गायब था, भारत। अब सवाल यह नहीं है कि भारत क्यों नहीं गया, सवाल यह है कि भारत को बुलाया ही क्यों नहीं गया। क्योंकि यह कोई आम बैठक नहीं थी, यह लगभग $16 ट्रिलियन की दावत थी। यह दुनिया की सबसे कीमती संपत्तियों पर होने वाली डील थी। एआई मॉडल्स, सेमीकंडक्टर चिप्स, डाटा सेंटर्स, ग्रीन एनर्जी, बैटरी टेक्नोलॉजी और वे क्रिटिकल मिनरल्स जिनके बिना एक मोबाइल फोन तक नहीं बन सकता। जापान को बुलाया गया क्योंकि उसके पास वे खास केमिकल्स हैं जिन पर पूरी दुनिया की चिप इंडस्ट्री निर्भर है। नीदरलैंड्स को बुलाया गया क्योंकि एसएमएल जैसी कंपनी है जिसके पास एक पार्ट शाम से सिर्फ उसी देश के पास है और उसके बिना एडवांस चिप बन ही नहीं सकती। साउथ कोरिया को जगह मिली क्योंकि सैमसंग और एसके हनिक्स जैसे दिग्गज उसी के पास हैं। ऑस्ट्रेलिया इसलिए बैठा क्योंकि उसके पास लिथियम, कोबाल्ट, निकल और रेयर अर्थ मिनरल्स का खजाना है। और भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, सबसे बड़ा युवा वर्ग है, सबसे सस्ता और स्केलेबल टैलेंट है, सबसे ज्यादा डाटा है। फिर भी भारत उस टेबल पर नहीं था। यही बात सबसे ज्यादा चुभती है। इसी बीच एक और घटनाक्रम होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत होती है। प्रधानमंत्री मोदी ट्वीट करते हैं, माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। बाहर से देखने पर लगता है सब कुछ सामान्य है, लेकिन जो लोग अमेरिकी पावर स्ट्रक्चर को समझते हैं उन्हें पता है कि असली संकेत शोर से नहीं, खामोशी से आते हैं। व्हाइट हाउस की तरफ से कोई बड़ी प्रेस ब्रीफिंग नहीं होती, कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं आता, बस एक लाइन जारी होती है कि बातचीत हुई और ठीक उसी के बाद डोनाल्ड ट्रंप एक बार से 7 जैसे के बयान देते हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रोका और लाखों लोगों की जान बचाई। यह कोई सामान्य बयान नहीं था, यह भारत के लिए एक सीधा संदेश था, एक पावर शो यह जताने की कोशिश की कंट्रोल किसके हाथ में है। उसी समय अमेरिका लिच करता है। एक नया टेक्नोलॉजी ब्लॉक, यूएस टेक सिलिका क्वेश्चन, जिसे आज की भाषा में पैक्स सिलिका कहा जा रहा है। पैक्स अमेरिका आपने सुना होगा, वो दौर जब दुनिया अमेरिका के नियमों पर चलती थी। पैक्स सिलिका का मतलब है सिलिकॉन चिप्स और एआई के जरिए दुनिया को कंट्रोल करना। यह सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, यह सत्ता का नया रूप है। इस ग्रुप का मकसद साफ है। चीन ने पिछले 2 दशकों में पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पर कब्जा कर लिया। चिप से लेकर रेयर अर्थ मिनरल्स तक अमेरिका अब वह गलती दोबारा नहीं करना चाहता। वो एक ऐसा भरोसेमंद टेक क्लब बनाना चाहता है जिसमें डिजाइन भी उसके कंट्रोल में हो, मैन्युफैक्चरिंग भी, एआई मॉडल्स भी, डाटा सेंटर्स भी और ग्रीन एनर्जी भी, ताकि भविष्य में कोई देश, चाहे वो चीन हो या कोई और, इन चीजों को हथियार बनाकर ब्लैकमेल ना कर सके। लेकिन ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। भारत जो क्वाड का हिस्सा है, भारत जो इंडो पैसिफिक का बड़ा खिलाड़ी है, भारत जो क्वाड का हिस्सा है, किसी वे केंद्र बार थे जिसे ग्लोबल साउथ का नेता कहा जाता है, वही भारत इस टेक क्लब से बाहर है। सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है या फिर अमेरिका जानबूझकर भारत को एक लिमिट में रखना चाहता है। सच्चाई यह है कि अमेरिका भारत को दोस्त तो मानता है लेकिन बराबरी का पार्टनर नहीं। अमेरिका चाहता है कि भारत उसके एआई का इस्तेमाल करे, उसके चिप्स खरीदे, उसका सॉफ्टवेयर चलाए और अपना डाटा दे, लेकिन भारत अगला चीन बन जाए यह अमेरिका को मंजूर नहीं। यही वजह है कि जैसे ही बात कोर टेक्नोलॉजी की आती है, अमेरिका पीछे हट जाता है। भारत के पास आज भी अपनी एडवांस चिप हैब नहीं है, हमारे पास एएसएमएल जैसी मशीन नहीं है, हमारे पास जापान जैसी केमिकल सप्लाई चेन नहीं है,
हमारे पास साउथ कोरिया जैसी हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं है। हमने दशकों तक आईटी सर्विस और सॉफ्टवेयर पर फोकस किया, लेकिन हार्डकोर रिसर्च में उतना निवेश नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि आज भारत इस गेम में प्रोड्यूसर नहीं बल्कि कंज्यूमर बनकर खड़ा है। पैक्स सिलिका ग्रुप की अनुमानित वैल्यू अगले 4 सालों में करीब 15-7 ट्रिलियन बताई जा रही है। यह भारत की मौजूदा जीडीपी से कई गुना ज्यादा है। अगर भारत इस सिस्टम से बाहर रहता है तो आने वाले समय में ग्लोबल स्टैंडर्ड्स वही देश तय करेंगे जो इस टेबल पर बैठे हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत पूरी तरह का बाज कुछ कर दिया है, बेबस भी नहीं है। इतिहास गवाह है कि जब जब भारत को बाहर रखा गया उसने अपना रास्ता खुद बनाया। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में भारत को रोका गया था, लेकिन हमने अपना प्रोग्राम खड़ा किया। यूपीआई को भी किसी ने गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन आज वह वीजा और मास्टर कार्ड को चुनौती दे रहा है। अब एक और दिलचस्प सवाल उठता है। अमेरिका कहता है कि पैक्स सिलिका एक ओपन एंडेड ग्रुप है, भविष्य में नए देश जोड़े जा सकते हैं, लेकिन शर्तें क्या होंगी? क्या भारत को अपनी विदेश नीति बदलनी पड़ेगी? क्या रूस से दूरी बनानी पड़ेगी? क्या भारत को अमेरिकी स्टैंडर्ड्स को आंख बंद करके मानना पड़ेगा? यहीं पर भारत के सामने सबसे बड़ा द्वंद्व खड़ा होता है। अगर भारत ऐसा करता है तो वो अपनी रणनीतिक आजादी खो देगा, और अगर नहीं करता तो वो टेक्नोलॉजी की इस रेस में पीछे छूट सकता है। लेकिन भारत के पास विकल्प है। पहला विकल्प है ब्रिक्स। आज ब्रिक्स सिर्फ एक आर्थिक समूह नहीं रहा, वह धीरे धीरे एक पैरेलल सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है। रूस के पास एनर्जी है, चीन के पास मैन्युफैक्चरिंग और मिनरल्स है, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के पास संसाधन है, और भारत के पास मार्केट, टैलेंट और डिप्लोमेटिक पहुंच है। अगर ये देश मिलकर एक अलग टेक और मिनरल इकोसिस्टम खड़ा करते हैं तो वो सीधे सीधे पैक्स सिलिका को चुनौती देगा। दूसरा रास्ता है यूरोप, खासकर फ्रांस। फ्रांस अमेरिका का दोस्त है, लेकिन गुलाम नहीं। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से लेकर डिफेंस तक फ्रांस ने कई बार अमेरिका से अलग लाइन ली है। भारत और फ्रांस की साझेदारी लगातार गहरी हो रही है। रांस वारेटी मैनेश वारेटी कार्य हिसाब से फेल से लेकर न्यूक्लियर रिएक्टर और इंडियन ओशन सहयोग तक, अगर भारत यूरोप के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर और एआई पर काम करता है तो वह अमेरिका और चीन के बीच संतुलन बना सकता है। तीसरा और सबसे खतरनाक रास्ता भारत का खुद का मॉडल, ठीक वैसा ही जैसा यूपीआई ने किया। जब दुनिया वीजा और मास्टर कार्ड पर निर्भर थी, तब भारत ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसने पूरी गेम बदल दी। अगर भारत सेमीकंडक्टर में पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं भी बन पाता, लेकिन अगर वह मिड लेवल चिप्स, एआई एप्लीकेशन, डाटा गवर्नेंस और ग्लोबल साउथ के लिए सस्ता टेक मॉडल खड़ा कर लेता है तो वो पूरी व्यवस्था को हिला सकता है। आज अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के दर्जनों देश ऐसे हैं जो अमेरिका और चीन दोनों से परेशान हैं। उन्हें सस्ती, भरोसेमंद और बिना शर्त वाली टेक्नोलॉजी चाहिए। अगर भारत यह भूमिका निभाता है तो वह सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक सिस्टम बन सकता है। यही वजह है कि अमेरिका भारत को पूरी तरह अंदर नहीं आने देना चाहता, क्योंकि भारत सिर्फ पार्टनर नहीं है, भारत भविष्य में कंपटीटर भी बन सकता है। और यही वजह है कि ट्रंप जैसे नेता ऐसे बयान देते। आज इतिहास गवाह है, 10-9-171 हो या न्यूक्लियर टेस्ट, भारत ने हमेशा अपना रास्ता चुना है। आज भी वही मोड़ है। आने वाले 10 साल भारत के लिए निर्णायक करते चार की होंगे। या तो भारत को टेक्नोलॉजी में भारी निवेश करेगा, रिसर्च को प्राथमिकता देगा, निजी कंपनियों को रिस्क लेने के लिए प्रेरित करेगा, या फिर वह हमेशा दूसरों के बनाए एल्गोरिदम पर चलता रहेगा। यह सिर्फ सरकार की परीक्षा नहीं है, यह सिस्टम की परीक्षा है, सोच की परीक्षा है। अगर भारत इस मौके को पहचान लेता है तो आज पैक्स सिलिका से बाहर होना कल भारत के लिए वरदान बन सकता है, और अगर नहीं तो यही बाहर होना आने वाले दशकों की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगा। यही वजह है कि आज का समय सिर्फ चुनौती का नहीं, अवसर का भी है। भारत के पास मौका है यह साबित करने का कि वो सिर्फ कंज्यूमर नहीं है, वो निर्माता है, इनोवेटर है, और सबसे बड़ी बात, अपने फैसले खुद लेने की ताकत रखता है। क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में कोई स्थायी दोस्त नहीं होता, सिर्फ स्थायी हित होते हैं, और भारत का हित इसी में है कि वो अपनी शर्तों पर खेले। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या भारत को के साथ में, गड़ी बात इसके बाद देखने के लिए, साथ में अमेरिका की टेक लाइन पर चलना चाहिए या अपना अलग रास्ता बनाकर दुनिया को चौंकाना चाहिए? दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती, असली परतें इसके बाद खुलती हैं। क्योंकि जिस वक्त दुनिया पैक्स सिलिका की इस नई व्यवस्था को एक टेक्नोलॉजी अलायंस मान रही है, उसी वक्त इसके पीछे चल रही रणनीति कहीं ज्यादा गहरी और खतरनाक है। यह सिर्फ चिप्स या एआई का खेल नहीं है, यह आने वाले दशकों की राजनीतिक आजादी और आर्थिक गुलामी का खाका है। आज अगर किसी देश के पास अपनी सेमीकंडक्टर सप्लाई नहीं है तो उसकी सेना से लेकर उसकी अर्थव्यवस्था तक दूसरे देश के इशारों पर चलती है। मिसाइल सिस्टम से लेकर सैटेलाइट, मोबाइल नेटवर्क से लेकर बैंकिंग सिस्टम, सब कुछ चिप्स पर टिका है। अगर कल को अमेरिका यह तय कर ले कि किसी देश को एडवांस चिप नहीं मिलेगी तो वह देश बिना एक गोली चले ही घुटनों पर आ सकता है। यही वजह है कि पैक्स सिलिका को सिर्फ टेक क्लब कहना सबसे बड़ी भूल होगी। भारत इस सच्चाई को समझता है। यही कारण है कि भारत ने पिछले कुछ सालों में सेमीकंडक्टर मिशन, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे कदम उठाए। लेकिन सच्चाई यह भी है कि यह लड़ाई रातों रात नहीं जीती जा सकती। चिप इंडस्ट्री में दशकों का धैर्य,
हजारों अरब डॉलर का निवेश और सबसे अहम राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए। यहीं पर अमेरिका और भारत की सोच टकराती है।